नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक ठाक से होंगे। और मेरे पिछले वीडियो को आपने देखा होगा जो मेसोलिथिक पे होगा और पैलियोलिथिक पे है। तो आइए आज हम एक नए क्लास में प्रवेश करते हैं और आज हम लोग नियोलिथिक के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं नियोलिथिक के बारे में कि नियोलिथिक की मुख्य विशेषताएँ क्या क्या है। और सबसे पहले हम उसकी मुख्य विशेषताएँ और कुछ उसके मुख्य आधार हैं, बेस हैं, उसके आधार पे हम नियोलिथिक दौर को समझने का कोशिश करते हैं और उसके कंसेप्ट के आधार पे फिर हम आगे दूसरी क्लास में हम मेसोलिथिक के तरह नियोलिथिक के पुरास्थल के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नवपाषाण काल, तो सबसे पहले नवपाषाण काल का अर्थ क्या होता है, इसके अर्थ आपके मन में सवाल होगा कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ है, ये नियोलिथिक दो शब्द से बना है। एक नियो जिसका अर्थ है न्यू और दूसरा है लिथोज जिसका अर्थ है स्टोन। यानी इसका अर्थ हुआ नवीन पत्थर का दौर, नवीन पत्थर का दौर या युग। ठीक है, नियोलिथिक का दौर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस दौर में नवीन पत्थर यानी नए प्रकार के पत्थर का उपयोग शुरू हो गया है। इस दौर में नए पत्थर का उपयोग शुरू हो गया है, नवीन पत्थर का, जो स्लेट और ट्रैप स्टोन था। स्लेट और ट्रैप स्टोन से मतलब हम आगे आपको समझाएंगे। उसके बाद आप आ जाएं तो इसके कुछ हम प्रमुख आधार को रखे हैं। तो पहला जो इसका आधार है वो कालखंड है। कालखंड में नीचे आप देख रहे हैं विविधता लिखा हुआ है, डाइवर्सिटी। ऐसा इसलिए है कि विश्व के संदर्भ में अगर देखें, विश्व के संदर्भ में, तो इसका कालखंड 9000 BC से 1000 BC तक है। जैसे कि मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता जो नील नदी फरात की घाटी में जो बसी है, तो उसका जो कालखंड है वो 9000 BC से लेकर के 1000 BC तक आता है। उसी तरह से कहीं कहीं 10,000 भी मिलते हैं, लेकिन कहा जाए तो विश्व के संदर्भ में नील नदी घाटी में कृषि का जो सबसे पहले और पशुपालन का जो साक्ष्य मिलता है वो लगभग 9000 साल BC का मिलता है। तो विश्व के संदर्भ में आप समझ गए। उसके बाद आप आ जाइए भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में। सवाल उत्पन्न होता है क्योंकि आप भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास में इसका क्या है, इसका संदर्भ क्या है। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में, भारतीय इतिहास के संदर्भ में इसका जो कालखंड है वो माना जाता है 7000 BC से लेकर के 7000 BC से लेकर के 1000 BC तक, जिसके सबसे बड़े उदाहरण है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में मेहरगढ़ क्षेत्र है। मेहरगढ़ पूरा स्थल है नवपाषाण काल नियोलिथिक का, जो लगभग 7000 BC का साक्ष्य देता है कृषि का, पशुपालन का और ग्रामीण बस्ती का। तो इसका साक्ष्य 7000 से शुरू होता है, आप ध्यान दें। और ये कहाँ? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में। और ये सबसे प्राचीन, भारत में सबसे प्राचीन बस्ती का साक्ष्य है, कृषि बस्ती का साक्ष्य है। उसके बाद जो है आखिर 1000 तक क्यों है, इसका भी एक आपको मन में सवाल उत्पन्न होता है। तो इसका 1000 तक इसलिए है कि दक्षिण भारत में जो नियोलिथिक जो कुछ ऐसे पुरास्थल हैं, जैसे कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उसका जो दौर है वो लगभग 2200 या 2500 के आसपास BC से लेकर के 1000 BC तक है। तो इसीलिए भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल का खंड 1000 BC तक खींच करके चला आता है। फिर एक आपका मन में सवाल उत्पन्न होता होगा कि आखिर इस तरह से भारत में ही, भारतीय इतिहास में ही कालखंड पर एक मत नहीं है, तो ऐसा कौन सा कालखंड है जो परीक्षा में सर्वमान्य हो सकता है? तो हाँ, अधिकतम इतिहासकारों ने इसका कालखंड जो सामान्य कालखंड है, सामान्य कालखंड है, वो 5500 BC से 3000 BC तक रखा है। और इसके पीछे कुछ लॉजिक है, मतलब वैज्ञानिक और साइंटिफिक लॉजिक इस बात का है कि जो इस दौर का जो अथी है, जो पूरा अवशेष है वो काफ़ी मैच्योर है और परिपक्व है।
दूसरा बात कि इतिहासकारों ने इस पर इसलिए समान जो है सहमति है, क्योंकि इस दौर में इतिहासकारों का मानना है कि इस दौर में जो हड़प्पा सभ्यता है वो नियोलिथिक जो दौर है वो परिपक्व अवस्था में है, और जब हम 7000 से लेते हैं तो ये आरंभिक स्थिति है। दूसरा, जब 1000 तक आता है तो ये नियोलिथिक के दौर के बाद का काल है। तो इसको और आप अच्छी तरह से जब समझें कि जब दूसरे पॉइंट पे हम आएंगे तो समान कालखंड अगर आपसे कोई पूछेगा परीक्षा में या कोई ऑप्शन आए तो 5500 BC से लेकर के 3000 BC तक, ये 5000 भी हो सकता है, लेकिन 5500 समान माने। लेकिन अधिकतम कालखंड अगर पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में नव पाषाण के कहाँ से शुरू होता है तो 7000 BC से। न्यूनतम कालखंड कहाँ खत्म होता है तो 1000 BC तक। 7000 BC का प्रमाण मेहरगढ़ है और 1000 BC का प्रमाण दक्षिण भारत का साइट है नियोलिथिक। 6000 BC का भी एक साइट है जो कोल्डिहिमा है, जो यूपी में है, जहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ से जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला है, बस्ती का साक्ष्य मिला है, फसल में जौ गेहूं, पशुपालन और बस्ती का। अब आ जाए इसका दूसरा सांस्कृतिक चरण। इसका मतलब क्या है? सांस्कृतिक चरण का मतलब ये है कि ये जो कल्चर यानी नवपाषाण काल का जो संस्कृति, मानवीय संस्कृति जब विकसित हो रही थी, जब ये चल रही थी, तो इस दौर में क्या कोई अन्य भी संस्कृति जारी था? तो इस प्रश्न का जवाब है कि हाँ, जारी था। तो वो कौन कौन था? तो आप समझें कि इस दौर में यानी मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल का ये संक्रमण दौर है, ये जो नव पाषाण काल है, और ये 1000 BC तक आता है। और इस दौर में बहुत सारे ऐसे संस्कृति भारत में समानांतर रूप से चल रहे थे, जैसे ताम्र पाषाण चरण, जिसको 3 हिस्से में बांटा गया है, चरण 1, 2 और 3। तो ये तीनों जो चरण है, ये तीनों चरण लगभग 7000 BC से लेकर के और 1000 BC तक समानांतर चलता है नवपाषाण काल के दौर में। उसी तरह से संदर्भ सभ्यता है, जिसका कालखंड समान रूप से 3000 BC से लेकर के 1750 माना जाता है। इसके भी कुछ उपविभाग हैं। फिर वैदिक युग है जो 1500 BC से लेकर के और 500 BC तक या 600 BC तक माना जाता है। फिर आयरन युग जो लगभग 1300 BC के पास शुरू होता है, जिसका सामान्य सा जो मत है 1000 BC। तो ये लौह युग यानी आयरन फेज। तो यानी इस नियोलिथिक के दौर में सिंधव सभ्यता, वैदिक युग, लौह युग यानी और ताम्र पाषाण चरण। तो ये ताम्र पाषाण जो चरण फर्स्ट है वो नियोलिथिक के समानांतर है, जबकि ये जो चरण 2 है, ये जो है वो सैंधव सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन के समानांतर चलता है। और थर्ड है जो सिंधु सभ्यता के पतन और वैदिक सभ्यता के पहले तक का युग के बीच का ये चलता है। दूसरी इसमें अंतर यह है कि ये जो ताम्र पाषाण चरण है ये ग्रामीण संस्कृति है, और इसी दूसरे चरण के बीच में एक नगरीकृत जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता है। फिर बाद में वैदिक युग जो एक पशुचारणिक व्यवस्था है या पशुचारणिक समाज है और संस्कृति है, तो इस दौर में ग्रामीण संस्कृति है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक ही दौर में जो लगभग 7000 से लेकर के 1000 BC तक कई ऐसे संस्कृति आपस में समानांतर इस देश में, इस महाद्वीप में चल रहे हैं। तो इसी वजह से संक्रमण काल का दौर है, यानी मध्य पाषाण काल की बहुत सी प्रवृत्तियां अभी मिटी नहीं है और नव पाषाण काल की कुछ नई प्रवृत्तियां शुरू हो गई है। तो ये और नव पाषाण काल के साथ कुछ ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी संस्कृति चल रही है जो कहीं विकसित मिलती है, कहीं ग्रामीण मिलती है, कहीं प्योर ग्रामीण मिलती है। तो इसी के वजह से इसको संक्रमण काल कहते हैं। तो आप समझ गए कि इस दौर में इसका मेन कारण यही है कि 1000 BC तक के दौर खींचा जाता है और समान कालखंड आपको 5500 BC से 3000 BC। अब इसका मतलब इसको एक और उदाहरण से मैं समझा सकता हूँ कि आप देखें कि अभी जो आप आधुनिक दौर में रह रहे हैं, तो आज विज्ञान की मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इतना विकास हो गई है, लेकिन आपकी जो सामाजिक, धार्मिक और बहुत सारी ऐसी वैचारिक जो व्यवस्था है वो परंपरागत चली आ रही है, धार्मिक विश्वास, धार्मिक आस्था। तो उसी तरह से इस दौर का, ये तो बहुत प्राचीन काल का दौर है,
तो मध्य पाषाण काल के भी पुरानी प्रवृत्तियां नव पाषाण काल में जारी है, और नव पाषाण काल के समानांतर बहुत सारी संस्कृति चल रही है जो नव पाषाण काल के तुलना में वो विकसित दिख रही है। तो यही संक्रमण का दौर है। अब तीसरा पॉइंट पे आ जाइए कि इसके प्रमुख लक्षण या विशेषता पे। तो अब जो है, जैसे मध्य पाषाण काल का और पूरा पाषाण काल का प्रमुख लक्षण क्या था? प्रमुख लक्षण था आखेट, शिकारी करना, कंदमूल फल चुन करके खाना, यायावरी जीवन। यहाँ जो है प्रमुख लक्षण है घरेलू आजीविका, जिसमें कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत पहली बार हो गई अच्छी तरह से, मतलब जीवन यापन के लिए। कृषि मेसोलिथिक में नहीं था, पशुपालन बागौर से मिला था, लघननाथ से मिला था, लेकिन वो पशुपालन आजीविका का आधार नहीं था। यहाँ पशुपालन एवं कृषि आजीविका के आधार के रूप में शुरू हो गई। अस्थाई यहाँ बस्ती हो गई, वहाँ अस्थाई बस्ती का संकेत था, मेसोलिथिक में संकेत था, यहाँ अस्थाई बस्ती आ गई। मेहरगढ़ उसका सबसे बड़ा और पुराना उदाहरण है, बाकी तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में भरे पड़े हैं। उसके बाद मृद भांड का निर्माण, वहाँ एक हस्त निर्मित मृद भांड मिला था, लेकिन यहाँ मृद भांड तो काफ़ी विकसित रूप में भी है, हाथ से निर्मित भी है, चाक से निर्मित भी है। उपयोगी वस्तुएं सुंदर, मतलब बहुत सारे जो निर्माण वस्तु कर रहे हैं नव पाषाण काल के दौर का मनुष्य, वो उपयोगी है, घरेलू उपयोगी है, सुंदर है, कलात्मक है, टिकाऊ है और उनके सभी कार्यों से जुड़ा हुआ है। उसके बाद जब आप जान रहे हैं कि इतना सारा चीज़ जब आ गया, वो अस्थाई व्यवस्था आ गया, कृषि आ गए, पशुपालन आ गए, उनके पास खाने पीने रहने ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था हो गई, तो सामूहिकता भी बढ़ गई, यानी ग्रामीण बस्ती बसे, समाज बसे, सामाजिक प्रक्रिया हुई, उसमें आस्था भी पैदा लेने लगे। आपने देखा मेसोलिथिक में कहीं भी ऐसा कोई धार्मिक आस्था या कुछ इस तरह का बातें नहीं थी, लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे कि थोड़ा कहीं वहाँ संकेत था, लेकिन यहाँ संकेत के साथ साथ जो है जीवन, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कुछ ऐसी विश्वास है, जैसे मृतक के साथ कुछ उसके सामान को गाड़ देना, यही विश्वास दिलाता है कि व्यक्ति मर गया है, मृत्यु हो गया है, तो ये मृत्यु के बाद जब इसको ज़रूरत पड़ेगा खाने का या ज़रूरत पड़ेगा कुछ अपने जीवन में सामान का, तो उसके साथ सामान गाड़ दिया गया है। कुत्ते भी गाड़ दिए गए हैं, जैसा कि कश्मीर में एक कब्र से मिला है। तो आप कह सकते हैं कि समाज एवं धर्म के क्षेत्र में आचार व्यवहार का विकास का संकेत शुरू हो चुका है इस दौर में। तो आप इस पॉइंट को समझ गए, क्योंकि इसको आप इस घरेलू आजीविका मेन पॉइंट इसको है, अगर इसको पकड़ लिए तो आपका पूरा सवाल पकड़ा जाएगा कि घरेलू आजीविका। वहाँ घरेलू आजीविका नहीं था मेसोलिथिक में, पैलियोलिथिक में। फिर चौथा जो पॉइंट है ये औजार उपकरण। तो इस दौर का औजार उपकरण कृषि एवं घरेलू उपयोग से संबंधित ज़्यादा है। मतलब ये जो दौर का जो उपकरण है नव पाषाण काल का, वो इसके उपयोगी उपकरण है। और आपको मैंने अभी ट्रैप स्टोन और स्लेट पत्थर के बारे में बताया। ट्रैप स्टोन का सबसे अच्छा उदाहरण है, ट्रैप मतलब आप पटरी देखे होंगे रेल के, उसको पटरियों को बिछाने के लिए जो स्टोन का यूज किया जाता है वो ट्रैप स्टोन है, वो जो कड़ापन लिए हुए है। दूसरा स्लेट का सबसे अच्छा उदाहरण संगमरमर है, मतलब सेडिमेंट्री स्टोन का उपयोग इस दौर के मानव अपने औजार और उपकरण बनाने में ज़्यादा किया है। फिर हड्डी का उपयोग है, यानी बोन का, और लकड़ी का भी उपयोग है। लकड़ी का उपयोग मेसोलिथिक से थोड़ा सा जारी हो गया था, जो है मतलब पीछे से कुछ सहारा देने के लिए बनाया गया था। और स्टोन और हड्डी, बोन, ये दोनों का यानी पशु जीवाश्म का, इसका उपयोग तो बहुत पहले से चले आ रहा है पैलियोलिथिक से। तो इस दौर का ये इसके समान है उपयोग करने का। और इस दौर के श्रृंग, प्रस्तर और हड्डी के सुआ इनके, और सिलबट्टे, ये सिलबट्टे जो आप पीसने घिसने वाले, ग्रेडिंग करने वाले जो आप जो घर में उपयोग करते हैं, तो यही सिलबट्टे की बात हो रही है। फिर पत्थर के हंसुआ, खुरपी, कुदाल, हथौड़ी, कुठार, बसुला और पॉलिशर, ये सब इस दौर के उपकरण हैं इनके। ये देखने से लग रहा है कि इनके ज़्यादातर जो उपकरण है वो सब घरेलू उपकरण है, घर में उपयोग करने वाला, कृषि में उपयोग करने वाला, पूरे जीवन से जुड़ा हुआ। तो आप कह सकते हैं कि इस दौर के उपकरण जो है नियोलिथिक का, वो कृषि और पशुपालन से, आजीविका से, उनके घरेलू उपयोग से जुड़ा हुआ उपयोगी उपकरण है। पांचवा बिंदु पे आ जाइए, कृषि तकनीक। तो जब कृषि के शुरू हो गया, कृषि का शुरुआत हो गया, तो आखिर कौन विधि से खेती कर रहे थे? क्या हल बैल की खेती थी? नहीं। क्या बिछड़ा छींट करके किया जाता था? नहीं।
तो किस प्रकार की खेती थी? तो इस दौर के जो नवपाषाण काल के दौर का जो खेती है उसको हो टेक्निक कहते हैं। हो टेक्निक क्या है कि इसमें एक जो है पत्थर का टुकड़ा से खेत में गड्ढे कर करके उसमें बुआई किया जाता है। तो मतलब पत्थर के टुकड़े मतलब से उसको चोट कर करके लकड़ी से और छिद्र किया जाता है ज़मीन में। मान लिया कि ज़मीन है, आप ऐसे समझें, अगर ये ज़मीन है इस पे ऐसे एक चोट किया, इससे पकड़ करके इस पे और चोट करके और उसको गड्ढा हुआ, उसी में बो दिया गया बीज को। तो ये हो तकनीक से खेती हो रही है। कृषि उत्पादन बहुत कम है, लेकिन उत्पादन है इसलिए ठहराव आ गया है। फिर आप इसमें आ जाइए कि अगला बिंदु कि इस दौर में आवास और बस्ती की विशेषता, यानी बस्ती बसने लगे, आवास अस्थायी हो गया, अब जो है यायावरी जीवन नहीं है उतना। तो किस तरह का है? तो नवपाषाण काल का जो मकान है उसका जो आकार है वो आयताकार है, आप ध्यान रखें। फिर ये कम क्षेत्रफल में और कम आबादी में, आबादी कम होगा ही क्योंकि ये आरंभिक दौर है सभ्यता का, तो आबादी कम है। फिर निर्माण सामग्री यानी मकान किस चीज़ से बना रहा है? तो स्वाभाविक है कि मकान जो प्रकृति से उसको मिल रहा है। पहली बात तो कि उसे पत्थर मिल रहा है, मिट्टी मिल रहा है, तो पत्थर और मिट्टी का उपयोग तो मकान में कॉमन है। उसके बाद घास फूस और बांस, लकड़ियाँ के लठ मतलब गट्ठे और इन सभी चीज़ों से वो बना करके अपना घर और झोपड़ी जो कुछ भी मकान बना रहे हैं उसके निर्माण में ये सब कच्ची सामग्री का उपयोग हो रहा है। कच्ची ईंटें भी कहीं कहीं बना रहे हैं इस दौर का मानव। तो आप समझ गए कि इस दौर में आवास और बस्ती की विशेषता क्या है। फिर आप आ जाएं 7वां नंबर पॉइंट पे कि मध्यपाषाण काल का विस्तार क्षेत्र या स्थल कैसे पता करें, मतलब कितना है, तो कहाँ तक फैला हुआ था। आप देख रहे थे कि पैलियोलिथिक में विस्तार क्षेत्र कैसा था, उसके बाद जो है मेसोलिथिक में विस्तार क्षेत्र आप देखें साइट के आधार पे जब पूरा स्थल पढ़े, तो इस दौर में भी यही विस्तार क्षेत्र की बात हो रही है। तो इतिहासकारों ने जो नियोलिथिक दौर से जितना भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके आधार पे, अब जौन क्षेत्रों से अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके आधार पे मुख्यतः 6 भागों में भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्र को बांटे हैं कि 6 भागों में मोटे तौर पर भारतीय नियोलिथिक दौर का मानव निवास कर रहे थे। इसका पहला जो हिस्सा है ये उत्तरी भारत है। तो उत्तरी भारत का मतलब है नॉर्दर्न इंडिया। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान का उत्तर दक्षिणी भाग जो है नहीं, दक्षिणी और पूर्वी भाग भी आ जाता है, और पाकिस्तान तो पूरा है। उसके बाद जो है अगर देखें कि उत्तर और उत्तरी भारत में, तो ये मुंडी गाग जो एक उदाहरण मैंने आपके लिए ले लिया है वो अफगानिस्तान में है। इसके बहुत महत्वपूर्ण साइट है। मेहरगढ़ आपने देख ही लिया कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से कृषि और पशुपालन का मिला, बस्ती का मिला। फिर बुर्ज होम और गुफर कलय ये कश्मीर में बहुत महत्वपूर्ण साइट है जो इस दौर का है। तो उत्तरी भारत में, फिर पंजाब में अगर आ जाइए उत्तरी भारत में, तो जलीलपुर एक महत्वपूर्ण साइट है। फिर इसको जो 6 हिस्से में बांटे उसमें प्रथम हिस्सा उत्तरी भारत, द्वितीय हिस्सा जो है विंध्याचल क्षेत्र। तो विंध्याचल क्षेत्र यानी आज का यूपी वाला क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में कोल्डिहिमा सबसे महत्वपूर्ण साइट है। फिर महगढ़ा और पंचो है। कोल्डिहिमा से चावल का साक्ष्य मिला और कृषि का, बस्ती का। तो इस तरह से काफ़ी ऐसे जो साइट है इसके आधार पे। फिर देखें कि तीसरा नंबर यानी तीसरे हिस्से में मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र के बारे में इतिहासकारों ने बात किया, जिसमें ये चिरांद इसका प्रतिनिधि साइट है नवपाषाण काल का, जो बिहार में पड़ता है। और बिहार में चिरांद के अलावा सेनुवार, बिद्दुपुर और बहुत सारे बरुआडी जो गया में है, ये सब साइट है जो हम जब पूरा नवपाषाण काल का साइट सूची पढ़ाएंगे, मतलब पूरा स्थल का सूची, तो उसमें हम डिटेल्स बताएंगे। तो आप देख लें मध्य गंगा घाटी का चिरांद जो बिहार में है वो प्रतिनिधि साइट है। फिर मध्य पूर्वी क्षेत्र में यानी मध्य पूर्वी यानी झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आज का, तो इस क्षेत्र में भी बहुत सारे साइट हैं। जैसे झारखंड में सिंहभूम है, उड़ीसा में मयूरभंज है और पश्चिम बंगाल में भी साइट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नवपाषाण कालीन दौर का मानव है। फिर पूर्वोत्तर में आप देखें, पूर्वोत्तर में अभी तक यानी मेसोलिथिक तक कोई मानव का साक्ष्य नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब पूर्वोत्तर में असम, मेघालय और मणिपुर से साक्ष्य मिलना शुरू हो गया है।
सारू तारू असम में जगह है, मेघालय में, मणिपुर में कई ऐसे साइट हैं जो आपको साइट की सूची में बताएंगे। फिर दक्षिण भारत में आपने देखा कि ये तो पैलियोलिथिक से ही था, मेसोलिथिक में भी इस दौर में साइट मिला, और दक्षिण भारत में नियोलिथिक में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में नियोलिथिक साइट भरे पड़े हैं। नागार्जुन कुंडा से लेकर के पय्यमपल्ली बहुत ऐसे साइट हैं जो 1000 BC तक, इसी दक्षिण भारत की बात हो रही है जो खींच करके लिए आता है कालखंड को, यानी नवपाषाण काल के कालखंड को 1000 BC तक। यानी यहाँ जो नवपाषाण काल का जो क्षेत्र पाया जाता है, स्थल पाया जाता है, वो लगभग 2200 या 2400 से 2200 BC से लेकर के 1000 BC तक का है। तो आप समझ गए कि ये इतिहासकारों ने 6 हिस्सा में बांट करके देखा है। अब इससे संबंधित कुछ अन्य बिंदु है। अन्य बिंदु में आप ध्यान दें कि अन्य बिंदु में जैसे वस्त्र पे बात होता है कि क्या इस दौर के व्यक्ति कपड़ा पहनते थे, वस्त्र पहनते थे। तो इस दौर के अनुमान इतिहासकारों का है कि पशु चर्म का प्रयोग हड्डी यानी बोन के सुआ से सी करके पहनने का या टाँक करके कुछ ऐसा हो सकता है। तो इस पर सहमति है कि पशु चर्म का प्रयोग करते थे। हो सकता है पेड़ के छाल और पत्ते भी पहनते होंगे, लेकिन पशु चर्म पर सहमति है। दूसरा बिंदु है मृदभांड का। यहाँ जो आपको दिखे थे कि कलात्मक उपयोगी, तो इस दौर का जो मृदभांड है वो आधा जो दौर है नियोलिथिक का, वो लगभग 2 से 2500 साल तक वो लगभग हस्त निर्मित मृदभांड है, फिर चाक निर्मित है। मतलब पहले हाथ से बनाए, बाद में टेक्नोलॉजी बढ़ाए और चाक से बनाए। चाक निर्मित मृदभांड पके भी हैं और वो अच्छा क्वालिटी का है और उस पर कई प्रकार के डिजाइन बने हुए हैं। तो ये इसके विशेष खासियत है। हस्त निर्मित अनगढ़ भी है, वो कच्चे हैं और वो जो है वो उतना सुंदर नहीं है। फिर चित्रकारी आपको पैलियोलिथिक से ही शुरू है, जो आप भीमबेटका में देखे थे, लेकिन चित्रकारी पैलियोलिथिक में भी है, मेसोलिथिक में भी पेंटिंग है, केव पेंटिंग, और यहाँ भी है। तो यहाँ गुफा चित्र है और इसके विषय विविध हैं, जैसे शिकार करता हुआ मानव, पशु के पीछे चलता हुआ, हाथ पकड़ के चलता हुआ, उत्सव में जाता हुआ मानव, उसके बाद कई ऐसे मछली पकड़ता हुआ। तो ऐसे चित्रकारी का विषय इसको है, यानी विविधतापूर्ण विषय है इसमें। फिर समाधान व्यवस्था, तो समाधान यानी सब दफन करने की जो व्यवस्था थी वो आपको सबसे पहले आया था मेसोलिथिक में। तो मेसोलिथिक में मेसोलिथिक में आपको जो आदमगढ़ से आया था, लघननाथ से आया था और सरायनाहर राय से, तो यहाँ समाधान व्यवस्था भरे पड़े हैं। इसके तरीके हैं दफनाना, जलाना, कलश समाधान और खुले में छोड़ देना भी। जैसे आज जैन धर्म में पारसी धर्म में जो खुले में छोड़ दिया जाता है, तो वो व्यवस्था भी है। यानी यहाँ समाधान जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में विविधता है। तो आप देख सकते हैं कि नवपाषाण काल का दौर जो है पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल से काफ़ी विकसित और प्रगतिशील दौर दिख रहा है। इस दौर के मानव प्रगतिशील है, अब अस्थायी रहना शुरू हो गया है। कृषि और पशुपालन है। आप जानते हैं कि जब कृषि करेगा कोई व्यक्ति या कोई समाज, तो छोड़ करके अपने खेती बाड़ी को कहीं विचरण ज़्यादा तो नहीं कर पाता है। फिर पशुपालन भी करेगा तो विचरण नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इनकी अस्थायी बस्ती और सारे चीज़ मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये समानांतर दौर जो 1000 साल तक चलता है, इसी दौर में आपको कई सारे समानांतर सभ्यताएं भी चलती है, जो संक्रमण का दौर है। तो इससे आपको एक नज़र आपको पता चल गया होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नवपाषाण काल के दौर की व्यवस्था कैसी थी और कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो पशुपालन और कृषि का पहली बार शुरुआत, और कहें तो मकान निर्माण का शुरुआत पहली बार, ये सब मुख्य बिंदु हैं। और इसी के आधार पे एक आपकी समझ बन गई होगी। और इसे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लें आराम से। और मैं फिर अगले क्लास के साथ अगले कक्षा में मिलता हूं, जिसमें मैं आपको नवपाषाण काल के प्रमुख पूरा स्थल के बारे में बताऊंगा, जो पूरा उपमहाद्वीप में फैला हुआ है। और हर एक महत्वपूर्ण स्थल के बारे में जो मुख्य बातें हैं उस पर बात करूंगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
और आपसे मिलता हूँ अगले क्लास में। थैंक यू।